अब ये थोड़ा सा मैंने इजी टॉपिक लिया बीच में, अभी टफ टॉपिक था तो थोड़ी इसकी प्रैक्टिस भी जारी रहेगी, है ना, तो उसको भी साथ साथ करते रहना। तो मैट्रिक्स पहले करूंगा, ये थोड़ा इजी टॉपिक में आता है। और तो डिफाइन कर लेते हैं मैट्रिक्स को, कैसे डिफाइन करते हैं। और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ, अरे मतलब अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, या सिंबल्स भी हो सकते हैं, along rows and columns is called a matrix। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, जैसे सेट नहीं होता था उसी तरह की है, लेकिन यहाँ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इट इज नोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ऐसे करके, एंड एलिमेंट्स आर, जो भी एलिमेंट्स होंगे, रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ये जनरली इसका नोटेशन चलता है, इन रोज एंड कॉलम्स। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया फिर ये, है ना। तो जैसे ए है, इस तरह से लिखा जाएगा, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, ऐसे ही फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, ऐसे करके ये, और ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड रो का थर्ड, ऐसे और ऐसे करके जहां जितना भी है, nth रो का वन कॉलम, सेकंड कॉलम, ऐसे इस तरह से बन गया। ठीक है ना, तो यहां पर a matrix with m rows and n columns is called a m by n matrix। m by n matrix बोलते हैं इसको। तो जो पहला वाला है, ये जो m है, वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो n है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, और ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, ऐसा भी लिखा जाता है, a इक्वल टू, यूं लिखा जाता है, a i j m by n, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ठीक है ना, तो ये m by n जो मैंने लिखा है यहां पर, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहलाता है। और ये जो a i j है, ये आपका एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये तो ये शॉर्ट में हम मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और यहां पर m और n दोनों क्या होने चाहिए, दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, आसान है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, और रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन में
हम लोग एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे और आईजे एलिमेंट्स की पोजीशन को बता रहे हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल्स ही अभी इसमें क्वेश्चन हम देते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, मान लो किसी मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं उसके? हाँ, सिंपल है। 1 इंटू 12 एक हो सकता है, 12 इंटू 1 हो सकता है, 6 into 2 2 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू, ये 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 अलग अलग माने जाएंगे हैं। यस यस सर। 3 3 इंटू into 4 हो 4 गया, 4 इंटू 3 हो गया। ये आपके इतने ऑर्डर बन सकते हैं, है ना। ये दोनों अलग अलग क्यों है, 1 और 12? ये इंटू नहीं है एक्चुअली, 1/12 रिप्रेजेंट करता है ये, वो एक रो और 12 कॉलम, और ये वाला बोलता है 12 रोज एंड 1 कॉलम। ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देन कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। तो 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 रोज लेने पड़ेंगे, 2 कॉलम। ये ए फर्स्ट रो, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड। फिर आपको एलिमेंट्स निकालने, A11 आपको ये रूल दिया हुआ है कि 1 माइनस 2 ऑफ 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट आपको 1/2 मिल जाएगा। उसी तरह से A12, तो ये 1, जे की जगह पर देखो, आई की जगह पर आपको 1 डालना है, जे की जगह आपको 2 डालना है, माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये 9/2 हो जाएगा ऐसे है। और उसके बाद A21, तो ये हो गया 2 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 हो गया सीधे। और उसी तरह से A22, ये हो गया 2 माइनस 2.2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये 2 आ जाएगा आपका। ये आपकी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी, है। यस थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल है चैप्टर, कुछ चीजें याद करनी होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, बहुत सारे टाइप के मैट्रिसेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। एक ही रो होगा आपका एंड n कॉलम्स। यानी कि आपको ए ऐसा लिखा जाएगा, A1j 1 इंटू n, ऐसा लिखा जाएगा ये, है ना। और ये आपको बिल्कुल सेट के तरह इसके एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये देखो। तो ये एक मैट्रिक है 1/4 मैट्रिक्स मैंने लिखी ऊपर में, देखो। तो ये रो मैट्रिक्स है, सिंपल है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में ऐसे ही होगा, मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल कॉलम, एक कॉलम होगा और m रोज होंगे।
तो ऐसा लिखा जाएगा आपका AI1 और M/1, कॉलम एक ही है आपका। और ऐसा देखने को मिलेगा ये, ऐसे ऐसे वर्टिकल फॉर्म में होगा ऐसे 1 2 3 4, तो 4 रोज और एक कॉलम हो गया 4/1 मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स जैसे सेट में होते थे ना, वैसे ही नल मैट्रिक्स। इसमें इसका मतलब इफ ऑल एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर का हो, इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, अगर सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो गए, इट इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें m और n इक्वल हैं। A matrix in which number of rows and columns are equal in number। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स लिखा जाए Aij M/n, तो m और n आपके इक्वल होनी चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इस पर फिर आगे इसकी डिटर्मिनेंट भी निकलती है, सारे मतलब जो ऑपरेशंस होते हम आगे पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर। सर हाँ, सर थोड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स दिखा दीजिए, मतलब डिस्कनेक्ट हो गए थे। ये देखो ना, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके सर, ओके। वो दोनों इक्वल होते हैं नंबर्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर एंड ये देखो ऑफ लिखो ना, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इन नंबर। सही है। अब यहां पर जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं ना, तो जैसे मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूं मैं 3/3 का लिखता हूं, A11 A12 A13। इसका मतलब हुआ कि A फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये 3/3 का एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो जब ऐसा लिखा जाता है तो ये जो होता है ना, ये इसको मेन डायगोनल कहा जाता है, ठीक है। मेन डायगोनल इसको नहीं कहा जाएगा, ये A31 A22 इस वाले को नहीं कहा जाएगा। ये जो है लेफ्ट टू राइट जो डायगोनल जा रहा है, मेन डायगोनल का मतलब हुआ इसमें I और J इक्वल होते हैं, I और J इक्वल होते हैं इसमें, ठीक है। यस सर। हाँ, और मेन डायगोनल के जो ऊपर है उसको अपर ट्रायंगल बोलेंगे। मेन डायगोनल के ऊपर ये जो है, ये आपका अपर ट्रायंगल हो गया, और मेन डायगोनल के नीचे ये लोअर ट्रायंगल हो गया। तो अपर ट्रायंगल में क्या होता है, जो आई होता है ना वो जे से छोटा होता है, और लोअर में क्या हो गया, जो आई है वो जे से बड़ा होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स मिलते हैं आपको, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहीं पर इसी हेडिंग में डालता हूं मैं।
टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, 4-5 टाइप के आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स all elements below, all elements above and below the main diagonals are 0। ठीक है ना? तो यानी कि if a equal to aij m by m is a diagonal matrix। एक काम करता हूं मैं, इसको m by n is a diagonal matrix, तो सबसे पहले तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स से पहले क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही होगा उसको, तभी मेन डायगोनल की बात आएगी ना। और उसके बाद सेकंड में क्या है कि कोई वो सारे एलिमेंट 0 होंगे जिसमें आई और जे इक्वल नहीं होगा। सही है? तो ए आई जे जिसमें आई और जे डिफरेंट, मतलब अपर जो डायगोनल के ऊपर वाले और डायगोनल के नीचे वाले सब 0 होंगे। एग्जांपल के लिए 3x3 मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, बाकी 0, ये सारे 0 होंगे बस। ये मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखा है, 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर भी है और साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी है। सही है? आसान है? यस सर अगर एक 3x3 का नल मैट्रिक्स होगा तो वो भी डायगोनल हाँ, एक नल मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये इसके लिए डायगोनल के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है इन्होंने। ठीक है ना? डायगोनल के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है, सिर्फ ये बोला है कि भैया डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 होंगे। डायगोनल क्या होगा ये नहीं कहा गया है। दूसरा आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इन अ diagonal matrix, if all the diagonal elements are same, it is called a scalar matrix। यानी कि अगर ए, ये आपके पास ए आई जे एम बाई एन अगर कोई मैट्रिक्स है तो सबसे पहले तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा, जो ए आई जे है उसको 0 होना चाहिए। अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो मतलब डायगोनल आ गया। और इसमें एक थर्ड पॉइंट भी आ जाएगा, ए आई जे आपका के होगा अगर आई और जे इक्वल हुए। यानी एग्जाम्पल के लिए एक स्केलर का एग्जाम्पल मैं लेता हूं, 3x3 ही ले लेता हूं। होगा क्या, डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होंगे वो एक ही होंगे, बस एक ही जैसे होंगे, 3 3 3, बाकी तो 0 है। यानी कि एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी होता है लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होता है। ये हो गया। ये भी हो सकता है, अगर मैं 4x4 लिखूं कोई, तो 2 2 सब एक जैसे हुए,
बाकी सारे एलिमेंट्स 0। ये 4x4 लिखा मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल भी है और डायगोनल एलिमेंट सारे एक जैसे हैं, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। सही है, आसान है ये वाला भी। सही, उसके बाद आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है whose diagonal elements are all 1। diagonal elements सारे 1 होते हैं इसमें, यानी कि if अगर ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है, और अगर ये 3 प्रॉपर्टी यहां काम करे, सबसे पहले तो उसको स्क्वायर होना चाहिए है, दूसरे नंबर पे उसको स्केलर होना चाहिए। स्केलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो ए आई जे होगा वो 0 होगा जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, और ए आई जे उसका 1 होगा जब आई और जे इक्वल होंगे। देखो ऊपर में कुछ भी हो सकता था लेकिन इक्वल होते थे, जो भी होगा वो सेम होंगे सब में, यहाँ पर 1 ही होगा वो। तो ये 3 एडिशनल प्रॉपर्टी 1 आ गया तो आइडेंटिटी बन गया। सही है। उसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो ये भी एक, तो ये स्क्वायर के सब टाइप में कि अलग है? ये नहीं, ऐसे सब स्क्वायर्स के लिखवा रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो है ना टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएंगे सारे के सारे। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका डायगोनल हो गया, डायगोनल स्केलर भी हो गया, आइडेंटिटी भी होगी और ट्रायंगुलर भी होगी। और ट्रायंगुलर के 2 इसी में लिख देते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ये लो, ठीक है, बढ़ो आगे। जी सर, जी सर। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। पहले तो अपर ट्रायंगुलर लिख लेते हैं इसमें। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, ये भी स्क्वायर होना चाहिए जैसे बताया मैंने ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स is called an upper triangular matrix. If elements below main diagonal, उल्टा हाँ, are 0, है ना। यानी कि अगर आपके पास एक सर हाँ सर इसका जेई में सर इस्तेमाल भी होता है सर, ये तो स्कूल वाला लग रहा है मैं तो। नहीं होता है, अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे। क्वेश्चन आते हैं ना तो बड़े टफ लगते हैं वो। हाँ तो मैंने बताया स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरेटिकल है चैप्टर, जब डिटर्मिनेंट आ जाएगा उसके बाद थोड़ा सा फिर ये बनता है
जब तक मैट्रिक्स है तब तक तो थियोरेटिकली है ज्यादातर। तो अपर स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल्स आर ऑल जीरो हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। बिलो द मेन डायगोनल के लिए क्या होता है, जिसमें आई जे से बड़ा हो। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं एक लिखूं 3x3 मैट्रिक्स लिखूं, A11 12 A13, तो ये जो डायगोनल है इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है कौन कौन से जीरो होंगे, ये तीनों जीरो हो जाएंगे आपके। ये जीरो होगा, ये तीनों जीरो हो जाएंगे आपके। क्या बाकियों का जीरो, बाकी जीरो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बाकियों के लिए कुछ नहीं। कंडीशन नहीं, हाँ बाकियों के लेकिन लिए, नीचे वाले हाँ ये डेफिनेटली तीनों जीरो होने चाहिए, बाकी ऊपर वाले जीरो हो भी सकते हैं। और यहीं से फिर लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर में। ऊपर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। हम्म, if elements above the main diagonal are all zero. I less than J, ये दोनों है। तो इसमें आपको डायगोनल्स के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल के ऊपर वाला है, ये डायगोनल के ऊपर वाला है, ये डायगोनल है, तो 3x3 मैट्रिक्स यहाँ भी लिखी है मैंने, 3x3 मैट्रिक्स यहाँ भी लिखी है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे इसके, ये डेफिनेटली जीरो होंगे। ठीक है, तो ये इतने ये टाइप्स, ये हो गए आपके टाइप्स। अब है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, बिल्कुल सेट की तरह चैप्टर है ये वाला भी, नहीं? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। सबसे पहले if A is any matrix, then इस मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया K के साथ, देन KA है मल्टीप्लाइंग बाय, है ना, किसी रियल नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय, देन KA इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स होगा। तो क्या इफेक्ट होगा इसमें, अगर A मेरा सारे एलिमेंट से पेयर मल्टीप्लाई m/n का है, तो जो KA होगा वो मेरा क्या बन जाएगा कि हर एक एलिमेंट आपके K से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑर्डर सेम रहेगा, यानी कि K से मल्टीप्लाई करने पे आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता, और हर एक एलिमेंट लेकिन चेंज हो जाता है? तो ये है मल्टीप्लाइंग बाय, इसको ऐसे रखो, मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट
ठीक है, के से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। सेकंड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैट्रिक्स को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर ए आपका मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन और बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे पी बाई क्यू, देन a plus b and a minus b is defined only if order of a is equal to order of b, है कि नहीं? ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी एडिबल होते हैं, है ना? अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो आप दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना? अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको करना है तो आपको मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। यानी कि इसके अबव केस में क्या होगा, m और p इक्वल होने चाहिए, n और q इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके वो ऐड होगा। उसके बाद जब वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, मान लो Cij बनेगा, मान लो, ठीक है ना? वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा ना, m बाई एन ही बोल देते हैं क्योंकि m और n p इक्वल है ना? और ये वाला अगर मैं इसको Dij बोल दूं, एलिमेंट प्लस माइनस हो जाते हैं ना, इसका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। m बाई एन बोलो और p बाई क्यू बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम ही है। सेम होगा तभी ऐड कर सकते हो आप, है? सही, आसान है। यस सर। यानी कि अगर आपके पास a है 1 2 3 2 1 4 और आपके पास b है 1 2 3 4, तो इस केस में यहाँ a प्लस बी आपका नॉट डिफाइंड होगा, एडिबल ही नहीं है ये, है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। ये किस ऑर्डर का है? ये 2/3 ऑर्डर का है और ये 2/2 ऑर्डर का है, तो नहीं ऐड कर सकते, इसका ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। सही है? इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं फिर, है? आपके एनसीईआरटी में पूरी एक्सरसाइज है इस पर, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें। हाँ, तीसरा जो ऑपरेशन आता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, बाइनरी ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, दो चाहिए, ठीक है ना? अब मल्टीप्लिकेशन भी उसके लिए भी डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर A आपका एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m इंटू n, और B आपका एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है P इंटू क्यू, ठीक है ना? देन AB एग्जिस्ट ओनली इफ, क्या होता है मालूम है मल्टीप्लिकेशन के लिए? ये इसका जो n है और इसका जो p है वो सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A, पहले वाले के कॉलम, नंबर ऑफ रोज ऑफ B के इक्वल होना चाहिए। यानी कि इस अबव सिचुएशन में n और p इक्वल होना चाहिए, m और q के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? AB के एग्जिस्टेंस चेक कर ली, अब फिर AB फाइंड करना है। देन जो AB होगा वो आपका एक मैट्रिक्स बनेगा
सर मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे? नहीं, जरूरी नहीं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करते, अभी मैं लिखवा दूंगा उसको। तो मान लो जो भी आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है बताऊंगा अभी आपको। इसका पहले ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर क्या होगा पता है इसका? इसका ऑर्डर m इंटू क्यू हो जाएगा। जो इसका m पहले वाले से रो ले लेगा, दूसरे वाले से कॉलम ले लेगा। तो इस तरह से हम ए बी लिखते हैं, ठीक है ना। और यहां पे नोट करने वाली चीज ये है कि सबसे पहली चीज कि ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। ये इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो हम जनरली हम इसको बोलेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है, ये लिखेंगे इसको इन जनरल। सर इक्वालिटी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती होगी? हाँ इक्वालिटी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती होगी? हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इक्वलिटी के चांसेस हैं। फिर भी तीन चीजें देखनी पड़ेगी, मतलब बाकी केसेस में तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, ये भी देखना पड़ेगा ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम आने चाहिए ना, ए बी Yes. इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई, चलो सपोज करो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों मैट्रिक्स कंफर्म कर रहे हैं कि भैया मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो आप मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ये सीआईजे कैसे निकालते हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको एक है। तो सपोज करो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एक मैट्रिक्स हमने ले ली ए 1 2 3 और 1, और एक मैट्रिक्स ले लिया बी, ये ऐसे ले लिया मैंने 2 3 1 1 4 2, ये ले लिया। अब यहां से कह रहा है कि फाइंड नंबर 1, पहले बोल रहा है ए बी फाइंड करो और दूसरा बोल रहा है फिर बी ए फाइंड करो, ठीक है ना। तो जब हम पहले बात करते हैं प्रोडक्ट निकालने से पहले पहले देखना पड़ेगा कि वाकई में प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है भी नहीं कि नहीं, ठीक है ना। तो ए कैसा है, ए आपका है 2x2 मैट्रिक्स और बी आपका है 2x3 मैट्रिक्स। तो इसका इसका जो 2 है और इसका जो 2 दोनों इक्वल है ना, तो Yes, ए sir. बी इज डिफाइंड, यानी कि ए बी आपका एक मैट्रिक्स है, ये अरेंजमेंट आप डिफाइन कर सकते हो। अब निकालते कैसे हैं ये देखिएगा, ठीक है ना। ये इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो जो आपका ए बी आएगा ना, सबसे पहले जो आपका ए बी आएगा वो पता है किस ऑर्डर का बनेगा, पहले वाले से वो रो ले लेगा, दूसरे वाले से वो 2 कॉलम by 3. 2x3। तो आप क्या करो, यहां पर 1 2 3 कॉलम ये ऐसे स्पेसेस बना दो, ठीक है। और इनको फिल करेंगे फिर हम लोग हैं, कैसे फिल करेंगे देखिए। इधर लिखा आपने ए, इधर लिखा आपने बी, और यहां पर आपने लिखा उसका रिजल्ट। अब पहले ही मैंने कंटेनर तो पहले ही बना लिया है कि भैया ये 6 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे आपको, और ये एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, क्या था ऊपर 2 3 1 और 1 4 2, ठीक है ना। देखो जो पहला एलिमेंट आएगा ना, पहले, हाँ पहले वाले से रो ले लो, दूसरे वाले से कॉलम ले लो। पहले वाले रो को मैं इसको हाईलाइट करके दिखा दूं आपको, ये देखो इस पूरे रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले वाले से रो लेना है, दूसरे वाले से कॉलम लेना है। तो कैसे होगा, ये ऐसे लिखो और इसको ऐसे लिखो। ये जो 1 2 है ना, इसको इसके नीचे लिख लो आप, है। मैं अभी यहां पर ये 1 2 को ऐसे लिख लो 1 2, तो 1 into 2 मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं यहां पर
तो कैसे लिखा जाएगा? 1 इंटू 2 रो का पहले रो का पहला एलिमेंट, कॉलम का पहला एलिमेंट, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट, कॉलम का दूसरा एलिमेंट। ये आपका पहला एलिमेंट बन गया। ऐसे ही आपको 6 एलिमेंट बनाने हैं। सेकंड वाला कैसे बनेगा? सेकंड इस वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए क्या, पहले इसी रो को लेना है, सेकंड वाले कॉलम के साथ लेना है। तो पहला एलिमेंट ऑफ रो, पहला 1 इंटू 3 है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 है। फिर अगर तीसरा वाला सेम रो लेकिन तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। सही है? ये ऐसे बनता चला जाएगा। और आप यहां पर तो कितना है, 2 2 4, इधर कितना है 3 8 11, और यहाँ कितना 1 4 5। ये देखो पहला आ गया। अब सेकंड वाले की बारी है, इसकी बारी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले वाले से रो लेना है, दूसरे वाले से कॉलम लेना है ना। पहले देखो इस एलिमेंट को कैसे लिखोगे आप? C21 लिखोगे ना, क्यों भाई? यस इसको आप ऐसे लिखोगे ना, C11 C12 C13 C21 C22 C23। यही तो निकालना है मुझे। तो 1 1 का मतलब क्या हुआ? पहले वाले से रो लिया है मैंने, दूसरे वाले से कॉलम लिया है। तो पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम। इसमें पहले रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसमें पहले रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसमें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसमें सेकंड रो को सेकंड से, ऐसे करके। तो ये C21 को जरा भरते हैं, क्या होगा देखो। तो मैं बताता हूँ, हाँ 3 1, यहां से 3 1 लिया। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 डायरेक्ट लिख दूं, 6 प्लस 1, तो यहाँ 7 आ गया। अगला वाला देखो, वही रो लेकिन सेकंड कॉलम के साथ, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। तो 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 9 4 13। और उसके बाद ये देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो उठाओ और थर्ड कॉलम उठाओ। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5। ये आपका आंसर आ गया प्रोडक्ट। सही है? यस सर यस सर। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे ना, पहले ही हम कंटेनर बना लेंगे। अच्छा, क्या बीए की बात करें जरा? इस क्वेश्चन में जो इसने सेकंड पार्ट में पूछा था, वो डिफाइन नहीं होगा सर वो नॉट डिफाइंड 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 ही नहीं। बी डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि बी जो है वो 2/3 का है, और ए जो है वो 2/2 का है, और ये वाला 3 और ये वाला 2 इक्वल नहीं है। देयरफॉर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। मतलब सही है ना? सर एक बार ये फिर से बता दीजिए, नीचे आपने 6 + 1 कैसे लिखा? थोड़ा सा नेट इश्यू हो गया एक था। एग्जांपल मैं और दिखा रहा हूँ, उसमें देखना है। ठीक है, एग्जांपल और लेता हूँ, उसमें देखो है। जैसे एक बार क्या थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, लीजिए इसको लेता हूँ। ए दे रहा है 1 -2 3 -4 2 5, और बी आपको दे रहा है 2 4 2 एंड 3 5 1, यानी कि 3/2। ये कह रहा है फाइंड ए बी, और ये आपका 2/3 है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले तो बताओ। यस सर यस सर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो मल्टीप्लिकेशन जो करोगे आप, उसका सबसे पहले हम स्केलेटन बना लेते हैं। ये जो इसके ये 2/3 है, इसका जो 3 है सेकंड, और इसका जो फर्स्ट, दोनों इक्वल होने चाहिए हैं। उसके बाद इन दोनों को हटा दो, बचा क्या? 2/2 बचा।
यहां से हम इसको ले लेंगे 2 ले लेंगे, यहां से हम इसका कॉलम ले लेंगे, तो 2 by 2 मैट्रिक्स बचेगा। तो यानी कि 4 एलिमेंट होंगे, 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। इसको लिख लो सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड। अब इनको फिल करना है, ठीक है। अब फिल करने के लिए देखो क्या करना है, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। हाँ, इनको मैं फिल करूंगा, यहां लिखूंगा 1 -2 3 -4 2 5 2 4 2 3 5 1, ठीक है। देखिए C11 का क्या मतलब हुआ, पहले वाले से मैंने रो उठाया, तो पहले वाले का रो उठा लो 1 -2 3, पहले वाले से रो उठाना है, देखो ना, है ना, ये पहले वाले से रो उठाते हैं ना 2, देखो ये दूसरे वाले से कॉलम, और सेकंड वाले का कॉलम, तो फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम ऑफ द 2 4 2, ये उठा लिया आपने, सही है। इनको मल्टीप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ। क्या किया, पहला वाला पहले के साथ 1 × 2 प्लस दूसरा वाला दूसरे के साथ -2 × 4 प्लस तीसरा वाला तीसरे के साथ 3 × 2, काउंटिंग लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम हो गया है। काउंटिंग कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं ना, 1 2 3 1 2 3 ऐसे, सही है। तो क्या आएगा ये 1 2 जा 2 4 2 जा -8 और क्या था 3 2 जा 6, तो 6 2 8 में से 8 गया 0, लिख दो यहां 0, सही है। Yes. अब मैं दूसरा एलिमेंट लिख रहा हूं, ऐसे ही सारे एलिमेंट आप लिखोगे। हाँ, अब जैसे सेकंड ये C12 की जगह क्या आएगा, तो इसमें फर्स्ट रो लिखना है, तो 1 -2 3, और यहां सेकंड कॉलम लिखना है, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम क्या है 3 5 1, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, वो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। क्या मैं एक हाइलाइटर ले लूं क्या, ये देखो, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × 3 प्लस ये जो सेकंड वाला है ये सेकंड वाले के साथ होगा -2 × 5 प्लस थर्ड वाला जो है थर्ड वाले के साथ होगा 3 × 1। ऑर्डर ये रहेगा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो 3 -10 + 3, तो 3 3 या 6 में से 10 गया, -4 आ गया, ये वाला आया। Yes. हाँ, उसके बाद ये वाला थर्ड वाला देखते हैं, इसे हटा देते हैं यहां से, चलिए जगह घेर रहे हैं। और थर्ड वाले को भी मैं दिखा रहा हूं, फोर्थ वाले को डायरेक्ट लिख दूंगा है। तो सी, अच्छा देखो, अब इसका अच्छी बात पता क्या है, मैं किसी को भी पहले निकाल सकता हूं, जो जिसको चाहूं उसको पहले निकाल सकता हूं। मैं इसको निकाल रहा हूं C22 को पहले निकाल रहा हूं, ठीक है। मैं तो C22 के लिए क्या करना है, पहले वाले से सेकंड कॉलम लेना है -4 2 5। C22 के लिए पहले वाले से आपने सेकंड रो लिया और दूसरे वाले से आप सेकंड कॉलम लोगे, कॉलम हो गया 3 5 1, और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, 4 3 जा -12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 10 15, 12 गया 3, ये देखो 3 आया, सही है। उसी तरह से इसको मैं डायरेक्ट भर रहा हूं, तो इसमें क्या करना है -4 2 5 को इसके साथ, तो 4 2 जा -8, 4 2 जा +8, 5 2 जा 10 आ गया यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया 2 × 2। क्यों भाई, सही है अब? यस सर। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। देखो अब मैं आपको ना क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के, अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो ये कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू 2 1 0 3, 2 by 2 मैट्रिक्स है आपके पास। तो ये कह रहा है कि जो a की पावर 10 है ना,
वो है ABCD। तो आपको बताना है कि फाइंड, एक्चुअली में उसने पूछा है क्वेश्चन में कि A+D इज अ मल्टीपल ऑफ करके पूछा है उसने, लेकिन मैं हम A+D निकालेंगे। हाँ, मल्टीपल वाला हम इसके ऑप्शंस में नहीं जा रहे हैं। फाइंड A+D एंड C+D। चलो A+D निकाल लें, इसको A और D का सम निकाल, ठीक है ना। अब सबसे पहले नोट पहले इसमें सर ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब, फिर पैटर्न ऑब्जर्व करके निकाल देंगे ए की पावर 10। अब देखो ए यहाँ पर ना ए की पावर 10 मतलब ऐसा नहीं कि हम हर एक टर्म की पावर कर देंगे, ऐसा नहीं है। A इस तरह तो ए की पावर ए स्क्वायर एक्चुअली ए इंटू ए मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करने का अपना रूल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रूल का झंझट तो है नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो कोई रूल का झंझट नहीं होता ना, उसमें तो मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही होगा, बस रिजल्ट देखना होगा। तो यहां पर क्या होगा, पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट होगा वो भी ऐसा ही होगा, 2103 2103 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहला रो पहला कॉलम, 2 2 जा 4 1 0 जा 0 4, बताते जाना। पहला रो सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2 3 1 जा 3 5 0 into 2 0 3 into 0 0 0 into 1 1 3 3 जा 9, ये आया देखो ए का स्क्वायर आया था। यस सर। ये आपका ए का स्क्वायर हो गया देखो। फिर सिमिलरली आप क्या करोगे, ए का क्यूब निकालोगे। ए का क्यूब क्या करोगे आप, ए इंटू ए स्क्वायर कर दोगे आप। ए का क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए लेना पड़ेगा 2103, और इसको फिर आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ए स्क्वायर आपने निकाल रखा 4509। अच्छा, इसमें ए स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, हाँ, यहां पर कम्यूटेटिव होगा। तो देखें क्या आता है ए का क्यूब, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 4 जा 8 1 0 जा 0, तो ये 8 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 5 जा 10 9 1 जा 9, ये 19 हो गया है। सही कर रहा हूं मैं, देखना 0 4 3 0, ये 0 हो गया, और 0 5 और ये 9 3 जा 27, ये हो गया देखो, 2 आ गए देखो। उसके बाद जब मैं A4 करूंगा तो मैं A4 को ऐसा कर सकता हूं क्या, a इंटू ए क्यूब कर सकता हूं, या चाहो तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आगे पीछे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। 2103 और ए का क्यूब आपने निकाल रखा है 8 19 0 27। एक पैटर्न नजर आने लग जाएगा आपको 3 के बाद, तो इसको इसके साथ करना पड़ेगा, ये वाले को इसके साथ। तो 2 8 जा 16 1 0 जा 0, तो 16 2 19 जा कितना होगा, ये 2 into 19 38 और 27, तो 38 प्लस 27, और 0, ये तो 0 ही रहा, और 0 19 981। तो देखो एक पैटर्न तो नजर आ रहा है, कुछ कुछ है। तो देयरफॉर ए की पावर n, ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि ए की पावर n, देखो यहां पर था, पहले में था 2 था, फिर 2 का 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया ना। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, तो 2 की पावर n हो जाएगा ये वाला 0 ही है। और अगला देखो ये क्या दिख रहा है, ये 2 की पावर 3 की है, 3 की पावर 1, और ये 9 आ रहा है 27 80, ये तो 3 की पावर n, ये 3 तो निकल आए। और इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसका सर पैटर्न इन्हीं से मतलब है सर, हम लोग को ए और डी वाली पोजीशन से मतलब है। हाँ, उसको मतलब भी केवल उन्हीं से ही है हमको। तो इस वाले पोर्शन के लिए अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, फिर भी हम पूरा तो करें ना क्वेश्चन को, हालांकि जरूरत नहीं है, आपका तो काम आई है। तो ए की पावर जो 10 होगी वो होगी 2 की पावर 10 0, 3 की पावर 10, यहां पर क्या होगा, तो a सर प्लस 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10।
हाँ अब इसको देखना पड़ेगा। हाँ क्या आया, पहला केस में 1 है, 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 19 है। तो ये तो देखो अगर देखा जाए तो अगर ऐड करके देखा जाए तो 27 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा था 19 और 27, 30 प्लस 38 प्लस 27, 7 7 14 15, 3 2 5 66, तो 3 16। तो जब d माइनस a कर रहे हैं सर, मतलब जैसे 81 माइनस 16 और 27 माइनस 8, तो सर वही आ रहा है ऊपर वाला आ रहा है ना, Yes, sir. इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है ये 81 माइनस 16। हाँ तो क्या मैं इसको 3n माइनस 2n लिख सकता हूँ, लिख रहा है, दिख रहा है, ये आ गया है। तो 3n माइनस 2 ये आ रहा है, 9 में से 4 गया 5 आ रहा है, देखो 28 में से 27 में से 8 गया 19 आ रहा है, देखो 81 में से 16 गया तो ये कितना आ रहा है, ये 65 आ रहा है। देखो 3 में से 2 गया, देखो 1 आ रहा है। तो इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करके ये वाला टर्म आ रहा है, तो ये बन गया आपके पास। तो खैर हालांकि मुझे ये चाहिए था, तो ये किससे डिविजिबल है पूछा था उसने, हालांकि हमारा आंसर तो यही है। वैसे किससे डिविजिबल होगा ये, बहुत नंबरों से डिविजिबल होगा, है 5 से भी डिविजिबल होगा ये वाला। ऑप्शन देखने पड़ेंगे। हाँ ऑप्शन नहीं, देखो ना ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ये आपको सर एक पता तो 13 से डिविजिबल होगा ये। है a की पावर n प्लस b की पावर n है, इसका फैक्टर a प्लस b हमेशा एक फैक्टर होता है इसका, नहीं अगर n ऑड ऑड पावर तो को सर ऑड इसका कर ले odd सर, भी और होगा। फिर आपने पावर फॉर्मूला बताया पावर था को ऑड कर लेते ट्वेल्थ हैं, क्लास में। पावर को ऑड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5, ये हो जाएगा 9 की पावर 5, तो 9 और 4 13 है। और पावर को ऑड नहीं कर सकता ना मैं, और नहीं कर सकता ना, 5 से नीचे नहीं कर पाऊंगा। हाँ एक ही आ रहा है, 13 ही आ रहा है। हाँ तो 3 और 5 नहीं आ रहा है क्योंकि वो ऊपर इवन पावर हो जाएगी। हाँ ये होता 5 से, 3 की पावर n माइनस 2 की पावर, ये 5 से हो जाता है क्योंकि ऑड माइनस में है ना, ये याद है ना ये वाला, जब n ऑड 2 होता की है। पावर n माइनस 2 की पावर n 5 से होता है सर। क्या चीज, हाँ बिल्कुल होता ना, 3 की पावर 10 5 से होता, 1 आता क्या, देखो नहीं आता ना, 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 नहीं आता ना, ये भी नहीं आता। हाँ सर वो 3 माइनस 2 में खुलता नहीं है। 9 माइनस 4 5 नहीं हो रहा है क्या, यस सर वैसे तो हो 5 रहा से है। डिविजिबल होता है सर। 9 की पावर 5 माइनस 4 की पावर 5, तो 9 हाँ माइनस सर ऐसा आ रहा आ तो 5। रहा है, 5 लैम्डा आ रहा है, 5 लैम्डा। हाँ तो ये 3 और 2 इनका सम किया तो ये तो 1 आ गया, तो 1 तो सबका ही होता है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, देखो एक ही है, फाइंड x if 1, 2, 1 एक मैट्रिक्स, और फिर ये 1 2 1 2 0 0 0 1 2, फिर से मल्टीप्लाई किया गया है 0 2 x, और ये कह रहा है ये एक 0 है, तो इसके x की वैल्यू बतानी है। तो ये समझ लो a है, ये समझ लो b है, ये समझ लो c। तो पहले 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, ये 3 इंटू 1 इंटू 3 और ये 3 इंटू 3, इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी 1 into 3. 1 इंटू 3 बनेगा है। तो ऐसे 3 एलिमेंट आएंगे इस पे, और उसके बाद इसको फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 2 x से, तो ये 1 इंटू 3 बनेगा और ये 3 इंटू 1 बनेगा,
इन दोनों को फाइनली मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, एक एलिमेंट आएगा बस खाली 1 by 1, एक ही एलिमेंट आएगा, वो 0 होना चाहिए कह रहे हैं। तो इसके लिए पहले मुझे ये फिल करना पड़ेगा। हाँ, C11 C12 C13 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, रो हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल रो को वर्टिकल कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 2 6 आएगा। यस सर। और Yes. 1 2 जा 2, 2 0 जा 0, 1 0 जा 0, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। और 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 4, ये आपका बन गया। देखो अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 by 1 का रिजल्ट आना है, एक ही एलिमेंट आना है, और उसको इक्वल टू 0 ले लेना है हमने। तो आंसर -1 6 0 जा 0, 2 2 यस सर, जा -1 4 प्लस 4x, तो देयरफॉर एक Yes, sir, एलिमेंट, minus. हाँ, तो 4 प्लस एक एलिमेंट x की वैल्यू -1 आ गया। देखो ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन पे एक ये है। देखो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन दिखे जाते हैं। ए आपका है PQ01 और a की पावर 8 निकालना है, क्या होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं वैसे, लेकिन डायरेक्ट आप ये निकालें। बिल्कुल ऐसे पैटर्न टाइप का ही है, ये वाला भी है, पैटर्न ही बनने वाली है यहाँ पे। सर p की पावर 8 और दूसरी रो में आ जाएगा 0, और सर जो 1,2 होगा सर वो थोड़ा अजीब सा आ रहा है, जीपी जैसा आ रहा है सर। जीपी जैसा आ रहा है, p की सर पावर q into p की पावर 8 -1 upon p -1 ऐसा कुछ आ। जीपी बन रही है भाई, सही बोल रहे हो आप, जीपी बनेगी वो वाली। Yes, हैं? sir. तो जब आप a स्क्वायर करते हो तो देखो यहाँ से पैटर्न PQ01 PQ01, तो ये बन गया मल्टीप्लिकेशन में, ये इसके साथ p इंटू पी का स्क्वायर और q इंटू 0 0 0 इंटू ये नीचे 0 आ गया, p इंटू क्यू, p का स्क्वायर प्लस q ना, नहीं p इंटू क्यू, PQ प्लस PQ प्लस 1 ऐसा कुछ आ रहा है। और ये हो जाएगा आपका, ये कितना होगा, ये वाला नीचे वाला 0 1, ये तो 1 आ गया है। सर 1 हो जाएगा खाली। तो अगर मैं a क्यूब करता हूँ तो डायरेक्ट लिखता हूँ हाँ इसमें, तो p स्क्वायर 0 PQ प्लस 1 1 PQ 0 1, ये तो ये वाला तो 0 ही आ रहा है और ये वाला 1 ही आ रहा है, ये दोनों तो आ ही रहे हैं। और ये वाला PQ, ये तीन तो आगे होंगे आपके पास हैं, यहाँ देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। ये सर वो PQ प्लस 1 है या PQ प्लस Q है, वो एक बार बता दीजिए। PQ प्लस 1, PQ plus Q. सर क्यों होना चाहिए? PQ plus Q. PQ होना चाहिए। PQ प्लस Q होगा, हाँ PQ प्लस Q होगा, ठीक है।
तो यहां से क्या बनेगा ये पी स्क्वायर क्यू, अगले वाले स्टेप में बनेगा पी प्लस स्क्वायर PQ प्लस क्यू Q। प्लस पी क्यू। सही है देखना ये यस सर। यस सर। यस सर। पी स्क्वायर Yes. क्यू पी क्यू प्लस क्यू, ये ऐसे बन गया देखो। तो इसको अगर मैं देखो तीन इन दोनों का तो पहले ही पता लग गया ना कि ये पी क्यू है, ये 0 है और ये 1, तीन का पता लग रहा है। चौथे वाले का सीक्वेंसिंग देखनी पड़ेगी आपको। A4 के बाद ये पता लगेगा क्या। क्यू तो कॉमन निकाल ही सकता हूँ ना, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, ऐसा कुछ बनेगा। और अगर मैं A4 निकालूं तो देखें इसके बाद क्या होता है। तीन चीज, ये आपका पी क्यू प्लस में पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 बनेगा। ऐसे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये तीनों तो ठीक है। ये पी की पावर 4 बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ 0 ही बनेगा, यहाँ 1 ही बनेगा। इधर Yes, देखते sir. हैं क्या होगा। पी 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 क्यू, यहाँ एक और क्यू आ जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा, क्यू, फिर क्यू को बाहर। ये ऐसा नहीं बन रहा है कि देखो क्यू को अगर हम बाहर निकाल दें, मल्टीप्लाई करके मैंने देख लिया मल्टीप्लाई, और अंदर में ऐसा बन रहा है देखो पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, देखो तो यस सर। है ना। जब आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे फिर आप थोड़ा खोलोगे, फिर क्यू को फिर कॉमन निकालोगे, तो ये पी क्यूब अंदर आ जा रहा है देखो। ये वाला जो पी है ना, ये पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी आ जाएगा, और क्यू और ये क्यू आ जाएगा, क्यू को फिर बाहर निकाल दो। तो यानी कि ये तो अंदर तो जीपी टाइप की चीज बन रही है, साथ में क्यू आ रहा है। तो इसका मतलब इसको जनरलाइज अगर कर रहे हैं हम लोग तो ए एन, तो ये पी की पावर एन बन रहा है, यहाँ 0 बन रहा है और यहाँ 1 बन रहा है, और यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्यू बाहर आने वाला है, और कहां तक एक कम जा रहा है, 4 है ना तो 3 है ना तो 2, तो सर यानी 8 कि के लिए 7 हो जाएगा। 1 प्लस P की पावर n माइनस 1 तक पी जाएगा। स्क्वायर से लेकर p की पावर n माइनस 1 तक जा रहा है। तो ये तो ऐसा बन जाना चाहिए। फिर ये p की पावर n 0 1, ये q, ये तो एक वो जीपी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो P की पावर n माइनस 1 अपॉन P नहीं माइनस। नहीं, मैं डायरेक्ट वो 8 के लिए निकाल दे रहा हूँ, डायरेक्ट 8 के लिए निकाल दे रहा हूँ। क्यों, ये 8 की पावर 8 पूछा है ना, n की जगह 8 डाल देता हूँ, तो यहाँ 8 हो गया, तो q p की पावर 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, ये आ जाना चाहिए आंसर। नहीं, यस सर। ऐसे ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये ट्राई करो, ये शायद टफ पड़ेगा, शायद देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी a की पावर n by n where theta belongs to r। ऐसा कुछ क्वेश्चन था देखो। Matrix and determinants। a की पावर n है, हाँ, तो सब में 0 0 नहीं आ जाएगा? हाँ सर। 0 आ रहा है। तो मतलब सारे 0 0 होंगे। नल आ रहा है। a स्क्वायर, एक बार पैटर्न बन गया।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 डायरेक्ट लिखूं है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ऐसे जाएगा, लिखना पड़ेगा क्या? जनरलाइज करके सर वो cos n थीटा sin n थीटा में बन जा रहा है। यस बन रहा सर। है? तो ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा साइन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन प्लस माइनस साइन 2 थीटा, और इधर पे आ रहा है कॉस, ठीक है कॉस 2 थीटा, ये आ रहा होगा ए स्क्वायर, ए क्यूब आ रहा होगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं हमें है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी कॉस 3 थीटा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन 3 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, दिस साइन कॉस कॉस साइन, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस साइन नहीं, इसको इससे करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है एक ही बात है, तो ये आ गया आपका साइन कॉस साइन 3 थीटा, और ये इससे हो गया माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो कॉस पहले लिखते हैं, साइन तो कॉस 3 थीटा, ये आया ए क्यूब, मेरे ख्याल से जनरलाइज हो गया ना, तो देयरफॉर ए की पावर n ऐसा बन जाएगा कॉस की पावर n थीटा साइन की पावर n थीटा माइनस साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा, ऐसा बन जाएगा ये। n टेंडिंग टू इंफिनिटी बोला है तो ठीक है, 0 हो जाएगा, सही कह रहे हो। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी ए की पावर n बाई n, तो सबके नीचे n है और n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसका मतलब है सब 0 आ जाएंगे फिर, ये तो सही है। अगर n टेंडिंग टू 0 होता तो क्या आता? 1 आ जाता शायद। तो फिर एक दो टर्म तो नॉट डिफाइंड हो जाती ना फिर। यस सर, कुछ टर्म टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाते हैं। यस सर, 1 और इंफिनिटी। हाँ इनफाइनाइट इंफिनिटी वाले टर्म आ जाते हैं इसमें, सही है। देखो ये दिया हुआ x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9, और ये हो गया 2 4 6। मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, डिवीजन वाला ऑपरेटर नहीं होता यहाँ पर, डिवीजन उसके लिए इनवर्स आता है, वो इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स करना पड़ता है उसके लिए, इनवर्स की कंडीशन भी होती है। तो फाइंड x निकालना है। एक्स कोई एक खुद वो होगा, मैट्रिक्स होगा कोई? हाँ x मैट्रिक्स है। अच्छा, जनरल मान तो इक्वेशन में होगा फिर ये? हाँ आपको जनरल मैट्रिक्स मानना पड़ेगा, तो x को लिखना पड़ेगा, और आप जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन पहले की, उसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा, 2/2 का होगा। x का जो ऑर्डर होगा, पहले x का ऑर्डर निकालना पड़ेगा आपको। ये वाला कितना ऑर्डर का है? ये ऑर्डर 2/3 का है, और जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो भी आपका 2/3 का है। तो ये कितना हो, सपोज करो ये m/n का हो, 2/2 का होगा। तो n और 2 इक्वल होने चाहिए, तो n तो 2 आ गया, और ये जो m होता है ना, ये रिजल्ट का पहला होता है, नंबर ऑफ रोज होता है। तो m भी 2 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो x है
वो एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो उसको एज्यूम कर लो A B C D, ऐसे 2x2 एज्यूम कर लो, और फिर क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो इनको, A B C D, 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन लगेंगी आपको, 1 2 3 4 5 6, और इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, -7 -8 -9 2 4 6, ये मल्टीप्लाई करा, इसको जो रिजल्ट आया इसका जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो पहले रो और कॉलम, तो A इंटू 1 A, B इंटू 4 4B, तो A प्लस 4B हो गया, साथ में बनाते जाओ, तो A प्लस 4B कितना, -7 है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, दूसरा A इंटू 2 है, A इंटू 2 2A प्लस 5B है, 2a प्लस तो यहां से आपका 2A प्लस 5B आपको मिल जाएगा -8, मेरे ख्याल से 2 वेरिएबल 2 काफी है नहीं, सी डी, यहाँ से C प्लस D 4D, C प्लस 4D, एक और करना पड़ेगा यहाँ पर C प्लस 4D, तो C और इसके साथ करेंगे C1 C प्लस 4D इक्वल टू 2 है, और एक और यहाँ से बना लेते हैं, तो CD और ये, तो 2C प्लस 5D, 2C प्लस 5D, इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी ना, 4, ठीक है। ये तो बहुत टाइम टेकिंग होंगे सर अगर आ गए एग्जाम में तो। एग्जाम आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग तो होंगे ही ना, और मैथ्स में तो पिछले 3-4 सालों से लेंदी आ रहा है ही बोलते हैं बच्चे हैं, तो इनको सॉल्व करके निकल आएगा A और B C हैं, जी सर, यस सर, बस, तो थर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पर है जरूरत। खैर इनको सर सॉल्व नहीं करेंगे सर, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो ऑप्शन देख के पुट ही कर लेंगे सर, कौन सॉल्व करेगा 4 इक्वेशन। अरे यार इक्वेशन कौन सी बड़ी बात, सर यहाँ पे छोटी दिख रही है सर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा तो नहीं, ऐसा देगा ही नहीं वो जिसमें कैलकुलेशन टफ पड़ेगी, आपको एग्जाम में वो लॉजिक टेस्ट करता है, आपसे कैलकुलेशन थोड़ी करवानी है, कैलकुलेशन फिर भी होती है मैथ्स में कैलकुलेशन, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको 13A प्लस 17B इक्वल टू 91 ऐसा नहीं देगा आपको, क्वेश्चन ऐसे ही देगा जिसमें सिंपल इक्वेशन बनेंगी, तो तब भी हिट एंड ट्रायल ज्यादा, हाँ ऑप्शन देख के थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन आजकल बड़े स्मार्ट करते हैं, वो A और B की वैल्यू ना पूछ के A B का प्रोडक्ट पूछ लेंगे, ये यस तो वो आपको निकालना ही पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट तो चलता रहेगा, तो ऑपरेशन में थोड़ा सा ऑपरेशन वाला जो पार्ट था उसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो कितने ऑपरेशन हो गए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट हो गया था, मल्टीप्लिकेशन और सम सबसे डिवीजन कुछ नहीं होता, डिवीजन नहीं होता यहाँ पर, हाँ तो एक ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो A इक्वल टू Aij m/n और B इक्वल टू Bij p/q, दो मैट्रिक्स आपके पास है। तो अगर मैं इनको इक्वलिटी देखो, इक्वलिटी भी एक तरह से डिफरेंस होता है ना, क्यों भाई, अगर आप ये बोलो A इक्वल टू B बोलते हो तो आप ये बोलते हो ना कि A माइनस बी इक्वल टू 0, तो दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तो हुआ एक तरह से, है ना, तो A माइनस बी एक जीरो मैट्रिक्स है, तो
इक्वलिटी को हम इस फॉर्म में ये क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे करके। तो डिफरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसने, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए सबसे पहले तो, है। तो यानी कि m को इक्वल होना चाहिए p के, और n को इक्वल होना चाहिए q के, तभी डिफरेंस पॉसिबल है, तभी डिफरेंस 0 आ पाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। पहले चीज तो ये हो गया, दूसरी चीज हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, A11 और सब B11 पहले का इक्वल होना A12 चाहिए। दूसरे का B12 के बराबर होगा। तो aij should be equal to bij for all I and j है। I रनिंग फ्रॉम, कहां से रन करता है, 1 से लेकर कहां तक रन करेगा, m तक, m तक। m इक्वल टू पे आएगा, और j रन करेगा ये भी फ्रॉम 1 से n तक। तो हर एक के लिए aij और bij इक्वल होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है। तो इक्वलिटी ये हो गई। डिवीजन नाम का कोई चीज होता नहीं है अभी। उसके सर बाद एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, डिस्कनेक्ट। हाँ लीजिए, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस बता रहे थे। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों और एलिमेंट्स भी सेम हों। जैसे सेट में नहीं था, कार्डिनल नंबर भी जी सेम सर, होना समझ चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, लेकिन वहां पर एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं थी, ऑर्डर कहीं भी हो सकते थे। यहाँ पर ऑर्डरिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये अंतर है दोनों में। उसके बाद आता है एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। Transpose of a matrix. If A is any matrix of order m by n, then transpose of A is denoted by, ऐसे लिखा जाता है कभी A ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जाता है, and is a matrix obtained by interchanging rows and columns। ठीक है ना। यानी कि अगर aij m by n मैट्रिक्स है, तो A का जो ट्रांसपोज होगा वो AJI हो जाएगा, और ये n by m हो जाएगा। मतलब रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर एग्जांपल के लिए A अगर मान लो है 1 2 3 2 1 5, अगर ये है एक आपका 2/3 है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ऐसे बन जाएगा, जो इसका पहला रो था इसका पहला कॉलम बन जाएगा, इसका दूसरा रो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये 2/3, और नहीं क्या 3/2 ना। ये बन गया आपका ट्रांसपोज। ठीक है ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लें, तो 1 2 1 2 1 3 4 3 1, जैसे ये 4 3, इसको -1 कर देते हैं। तो अगर इसका ट्रांसपोज करोगे आप
तो देखो क्या होने जा रहा है यहाँ पर, क्या नहीं बदल रहा है, देखो डायगोनल एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, डायगोनल वही रहेगा। और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो ए आई जे और बी आई ए ये वाला है ए फर्स्ट रो पे सेकंड, और ये है ए सेकंड रो, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। हालांकि दोनों सेम ही है तो फर्क नजर नहीं आएगा इस पे फर्क नजर आएगा। वन है आपका ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे 4 और 1। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, ये 3, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो 3 और 3 तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों 3 हैं। ठीक है ना, यानी कि ए आई जे बन जाएगा ए जे आई, और ए जे आई बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा ए आई जे, और ए आई आई ही रहेगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। तो आसान है मेरे ख्याल से ट्रांसपोज है, बस रो और बस मैट्रिक्स को रो को कॉलम बना देना है, कॉलम्स को रो बना देना है, नहीं? यस सर। इस पर बेस्ड लेकिन एक साइड कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोज पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स को कहते हैं जिनका ट्रांसपोज अगर कर दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। A matrix A is said to be a symmetric matrix if A का ट्रांसपोज और A में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए सिमेट्रिक के लिए? A शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ना? क्यों भाई, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ? क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ऑर्डर बदल जाएगा ना दोनों का, 2/3 3/2 बन जाएगा। Yes, तो इक्वल कैसे होंगे? तो पहले तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरा, उसके जो क्या भाई कहाँ गया भाई? हैंग हो गया शायद आपका कंप्यूटर। गया कहाँ जो मैंने लिखा था यहाँ पर? सर वो गायब हो गया। काफी सारा गायब हो गया। अरे कमाल हो गया अपने यार। चलिए कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्यादा नहीं है, बस उसके बाद डिटर्मिनेंट आएगा, फिर इनवर्स आएगा, बस मैट्रिक्स वाला चैप्टर इतना ही है। छोटा सा चैप्टर है ये वाला, और छोटा सा और थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है। ठीक है सर हाँ, सर वो ये कह रहे थे सर नेक्स्ट क्लास में वाइट स्क्रीन की जगह सर डार्क स्क्रीन यूज कर लेंगे क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? सर वाइट में सर आंखों में थोड़ा कंफर्टेबल होने लगता है, ब्राइट बहुत होता है ना अच्छा ऐसा है। सर। अगर नहीं देखूंगा मैं, देख लूंगा फिर कैसे करके करते देखना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीजें हमको ना पता नहीं है।
हम तो लोग मैंने यही देखा था कि फाइल में सर ऑप्शंस में डार्क थीम आता है, एक बार आप देख लीजिएगा। फाइल में जरूर ये भी देख लेता हूँ। ये कौन सा खुल गया, ये क्या चीज़ है? चलो फिर मैं देख सर ये लूंगा। टॉप लेफ्ट पे एरो से वापस चले जाइए। ये तो उसका है ना फाइल, किसके फाइल, इसके किसके फाइल में जाऊंगा, ये इसी फाइल यहीं में। पे जो फाइल था उसी में बता रहा था सर, पता नहीं मैंने यूज भी नहीं किया है कभी पहले। ऑप्शन सर सबसे नीचे ऑप्शंस। अच्छा ये है ना सर वो ऑफलाइन। तो डिस्प्ले इसमें थीम जो है उसमें डार्क कर दीजिए उसको, लाइट ग्रे करूं, डार्क करूं, डार्क ग्रे। डार्क ग्रे। ओके, ओके कर दीजिए। आया नहीं कुछ। और वो उसने ऊपर कर दिया। थीम चेंज हुआ है। तो वो मुझे लग रहा है डिस्प्ले पे करना सर पड़ेगा, डिस्प्ले पे उससे करिए। आएगा। तो ये जनरल से सबसे जनरल ऊपर देखिए डिस्प्ले ऑप्शन है। प्लीज क्रिएट टॉप पेज शो नेविगेशन। डिसेबल स्क्रीन क्लिपिंग मोड, क्लिपिंग वर्टिकल नेविगेशन पेज। आएगा सर उसी में ऑफिस थीम्स वाले में सर, जनरल पे जाइए। फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर। नहीं सर वो तो कलर है जो लिख सो रहा है। मेनी टूलबार सेक्शन स्क्रीन टिप्स। बैकग्राउंड कलर। सर ऑफिस बैकग्राउंड्स देखिए सर, उसी में उसी हाँ, में ये लास्ट तो- जनरल। ऑफिस बैकग्राउंड ये वाला। स्कूल लंच ज्योमेट्री क्लाउड। तो इससे नहीं होगा, नहीं है तो बता टॉप और राइट ये की डिजाइन चेंज होती है। मैं क्लाउड्स करता हूँ तो कैसे आता है? क्लाउड्स ही था पहले। सर वो अभी क्लाउड ही था सर, वो ऊपर बना हुआ है। चलो फिर देखना पड़ेगा, हाँ देख के कर लूंगा फिर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।